विद्यार्थी मित्रों, मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह अध्याय 9 आनुवांशिकता और जैव विकास विज्ञान के कक्षा 10 का तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले हम सममूलक अंग के बारे में समझेंगे। तो उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से समान हो, परंतु कार्य की भिन्नता हो, ऐसे अंगों को सममूलक अंग कहते हैं। यानी कि जिन अंगों की उत्पत्ति और रचना समान हो पर कार्य भिन्न हो, ऐसे अंगों को सममूलक अंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे कोष्टक में लिखा है समजात अंग या रचना सदृश अंग कहते हैं। ऐसे सजीव या जीव समान पूर्वज से, यानी कि एक ही पूर्वज से विकसित हुए होंगे, ऐसा अनुमान हम लगाते हैं। उदाहरण देखें विद्यार्थी मित्रों, तो मेंढक जो उभयचर इसलिए है क्योंकि वह जल और स्थल दोनों में निवास करता है, और इसलिए इसे जल स्थलचर प्राणी भी कहते हैं। तो मेंढक के अग्र उपांग छिपकली, जैसा कि आप जानते हैं, ये सरीसृप वर्ग का जीव है। इसके अग्र उपांग और पक्षी, जो कि विहग के रूप में जानते हैं, उसके पंख, और मानव जो कि सस्तन वर्ग में आता है, उसके हाथ की संरचना समान है और कार्य भिन्न है हर एक के। इसलिए इन्हें सममूलक अंग या समजात अंग कहते हैं। इनका चित्र हम पुस्तक में, विज्ञान की पुस्तक में पेज नंबर 167 पर चित्र 9.8 को देखें तो समजात अंगों के बारे में अधिक ख्याल आएगा। आप किताब को खोलकर देखें, पेज नंबर 167 पर जो चित्र दिया है, चित्र स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, जिसमें मेंढक उभयजीवी है, छिपकली सरीसृप वर्ग का है, पक्षी विहग वर्ग का है और मानव सस्तन वर्ग का है। इनके सभी अंग देखेंगे आप, आगे के उपांग, तो रचना समान है,
परंतु इनके कार्य भिन्न भिन्न हैं, इसलिए इन्हें हम समजात अंग कहते हैं। तो समजात अंग के बारे में हमने समझा और देखा कि ऐसे अंग जो रचना की दृष्टि से समान हो परंतु उनका कार्य भिन्न हो। इसके बाद आगे देखें तो दूसरी एक टिप्पणी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसे समझने की कोशिश करें। समरूप अंग, कभी कभी परीक्षा में समजात अंग और समरूप अंग में 2 नंबर में अंतर भी पूछ सकते हैं। तो आइए देखें कि समरूप अंग यानी क्या। तो समजात अंग से ठीक भिन्न। समजात अंग में रचना समान थी परंतु अंगों के कार्य भिन्न थे। समरूप अंग के अंदर कार्य समान और इसीलिए इनको कार्य सदृश अंग कहते हैं। कार्य समान हो परंतु संरचना भिन्न हो, ऐसे अंगों को समरूप अंग या कार्य सदृश अंग कहते हैं। जैसे कि चमगादड़ के पंख उंगलियों की त्वचा के विस्तरण से उत्पन्न हुए। चमगादड़ के जो पंख हैं उंगलियों की त्वचा के विस्तरण से उत्पन्न हुए, जबकि पक्षी के पंख अग्र उपांग के रूपांतरण से उत्पन्न हुए और पंखों से, जिन्हें सादी भाषा में पर से ढके होते हैं, परंतु कार्य उनका एक समान है और वो कार्य है उड़ने का। अर्थात ऐसे अंग कि जिनका कार्य समान हो परंतु संरचना भिन्न हो। उदाहरण में हमने देखा कि चमगादड़ के पंख उंगलियों की त्वचा के विस्तरण से बने हैं, जबकि पक्षियों के पंख अग्र उपांगों के रूपांतरण से बने और वे परों से ढके हुए हैं। ये प्राणी समान पूर्वज से उत्पन्न नहीं होते, परंतु पर्यावरण में प्रभावी बनकर उड़ने का समान कार्य करते हैं। तो इस तरह समरूप अंग देखें, इनका चित्र विज्ञान की पुस्तक में पेज नंबर 168 पर चित्र 9.9 में आप देख रहे हैं। ये चमगादड़ है, इसके जो पंख हैं वो इन उंगलियों के बीच की त्वचा से जुड़े हुए हैं, जबकि पक्षी के जो पंख हैं वो अग्र उपांग का रूपांतरण है और जो परों से ढके होते हैं। यानी रचना भिन्न है परंतु कार्य समान है और इसीलिए इन्हें कार्य सदृश अंग भी कहते हैं। इसके आगे देखें तो जीवाश्म के बारे में समझेंगे। जीवाश्म किसे कहते हैं?
तो विद्यार्थी मित्रों, सामान्यतः जीव की मृत्यु होती है, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, तो उसके शरीर का मृत्यु के बाद अपघटन होता है और वह शरीर समाप्त हो जाता है। परंतु कभी कभी जीव या उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं कि जिसके कारण जीव के शरीर का अपघटन पूरी तरह नहीं हो पाता। फिर से एक बार विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हैं कि जीव की मृत्यु के बाद शरीर का अपघटन होता है, परंतु कई बार उनके अंग या भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं कि जहां उनके अंग का या शरीर का अपघटन पूर्ण रूप से नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है? तो यदि मान लीजिए कि मृत का शरीर या अंग मिट्टी में या कीचड़ में धंस गया, वह मिट्टी या कीचड़ सूखने पर गर्मी से कठोर हो जाता है और उसके भीतर रहा हुआ जीव का या कीट का शरीर छाप बनकर रह जाता है। तो जीव के इस प्रकार के परिरक्षित यानी कि सुरक्षित अवशेष को हम जीवाश्म कहते हैं। किताब के पृष्ठ नंबर 168 पर चित्र नंबर 9.10 पर दृष्टिपात करें तो कुछ जीवाश्मों का चित्र हमें प्राप्त होगा। आप देखेंगे ये जीवाश्म है अकशेरुकी, ये दूसरा डायनासोर का कपाल, फिर आमोनाइट यानी अकशेरुकी का अवशेष, और यहाँ पर ये जीवाश्म है मछली का। फिर इस चित्र में आप देखेंगे तो जीवाश्म है पेड़ का तना। तो इस तरह ये सजीवों के अंग पृथ्वी की परत में ढक जाते हैं और उनका अपघटन न होने से वे अवशेष बनकर रह जाते हैं। तो उसे हम जीवाश्म के रूप में जानते हैं। जीवाश्म की उम्र का आकलन यानी कि जीवाश्म कितने साल पुराना है, उसकी गणना की दो विधि हैं। एक विधि है सापेक्ष विधि और दूसरी विधि है फॉसिल डेटिंग विधि। सापेक्ष विधि में जीवाश्म की प्राप्ति किसी स्थान की खुदाई से होती है, पृथ्वी की सतह के नज़दीक आए
जीवाश्म जो अधिक गहराई से प्राप्त होते हैं, उन जीवाश्मों के अपेक्षा अधिक नए या ताजे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जीवाश्म की प्राप्ति जो नज़दीक आए हुए जीवाश्म हैं और अधिक गहराई से प्राप्त जीवाश्म हैं, उनकी तुलना करके हम उनकी उम्र का आकलन या अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी विधि है फॉसिल डेटिंग विधि। फॉसिल डेटिंग विधि में जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण करते हैं। समस्थानिक यानी जैसे कार्बन का समस्थानिक कार्बन 14 है, उसका उपयोग फॉसिल डेटिंग पद्धति में जीवाश्म की उम्र का आकलन करने में किया जाता है। तो इस तरह आपने जीवाश्म के बारे में समझा। परीक्षा में यह प्रश्न टिप्पणी के रूप में पूछ सकते हैं। अब अगला प्रश्न समझें कि जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए कि 100 मिलियन, अब 100 मिलियन का अर्थ होता है 10 करोड़। 10 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्र के तटीय क्षेत्र में कुछ अकशेरुकीय, कि जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ऐसे सजीव अकशेरुकीय कहे जाते हैं, उनकी मृत्यु हो गई और समुद्र के तट पर दब गए। धीरे धीरे इनके मृतदेह के आसपास अधिक रेती एकत्रित हो जाने से, उस पर दाब लगने से वे चट्टान में बदल गए। अब इन चट्टानों के ऊपर कुछ मिलियन वर्ष के बाद डायनासोर के मृत शरीर मिट्टी में दबकर चट्टान बन गए। चट्टान के ऊपरी स्तर पर कुछ मिलियन वर्ष के बाद डायनासोर के मृत शरीर मिट्टी में दब गए और चट्टान बन गए वो भी। फिर कुछ मिलियन वर्ष के बाद इसी क्षेत्र में समान, घोड़े के समान, इस क्षेत्र में घोड़े के समान कुछ जीव जीवाश्म चट्टानों में दब जाते हैं। अब मान लीजिए काफ़ी समय हो जाने के बाद मृदा के अपरदन से या उस पर पानी का प्रवाह आने से, चट्टाने के फटने से घोड़े के जीवाश्म प्रकट हुए। और जैसे जैसे गहरी खुदाई करेंगे वैसे वैसे
अधिक पुराने जीवाश्म प्राप्त होते हैं। तो इस तरह जीवाश्म के स्तर कैसे बनते हैं, ये आप किताब में पेज नंबर 169 पर देख सकते हैं। अब अगला मुद्दा देखें तो अब विकास के चरण के बारे में हमें पढ़ना है। उसमें सबसे पहले आँख का विकास कैसे हुआ उसे समझें। तो जंतु में यानी कि प्राणियों में आँख एक जटिल अंग है। ऐसे जटिल अंग का विकास क्रमशः कई पीढ़ियों में हुआ। सर्वप्रथम आँख जलीय चपटे कृमि कोष्ठक में प्लेनेरिया में सरल आँख पाई, जो वास्तव में नेत्र बिंदु है, जो प्रकाश को पहचान सकता है। तो सबसे पहले आँख की रचना प्लेनेरिया में पाई। अब कीटक, ऑक्टोपस, अन्य अकशेरुकीय और मानव जैसे कशेरुकीय जंतुओं में सब में आँख की रचना भिन्न है, और जिसका मुख्य कारण अलग अलग विकासीय उत्पत्ति है। किताब के अंदर पेज नंबर 170 पर चित्र 9.11 में आप प्लेनेरिया के अंदर कैसी बिंदुवत आँख होती है उसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह प्लेनेरिया नाम के चपटे कृमि की अत्यंत सरल आँख, जो वास्तव में नेत्र बिंदु है, और धीरे धीरे विकास होकर मनुष्य की जटिल आँख की संरचना उत्पन्न हुई। आगे देखें तो अब आँख के बाद पर का विकास देखें। सर्वप्रथम परों का विकास डायनासोर में हुआ। ये सरीसृप लुप्त हो गए, यानी कि डायनासोर नष्ट हो गए। ये जो पर डायनासोर के थे, उन्हें ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के रूप में विकसित हुए। समय बीतने पर इनमें परिवर्तन होकर ये उड़ने में भी उपयोगी हुए, और उसके आगे चलकर पक्षियों की जाति जब विकास में आई तो पक्षियों ने इन परों का उपयोग उड़ने के लिए अपनाया। इसका मतलब ये हुआ कि पक्षी और डायनासोर के बीच निकट का संबंध है। तो इस तरह पर का विकास कैसे हुआ ये हम समझें। अब जंगली गोभी का विकास। तो जंगली गोभी का विकास विद्यार्थी मित्रों किसानों ने किया। 2000 साल पहले किसान खाद्य रूप में जंगली गोभी उगाते थे। अब 2000 वर्ष पहले गोभी के पत्तों के बीच की दूरी कम करके
किसान ने कृत्रिम रूप से पत्ता गोभी का विकास किया। कुछ किसानों ने पुष्पों की वृद्धि को रोक दी और जंगली गोभी में से ब्रोकोली को विकसित किया। कुछ किसानों ने बंद पुष्पों से फूल गोभी का विकास किया। कुछ किसानों ने फूले भाग का चयन किया और गांठ गोभी विकसित की। तो कुछ किसानों ने चौड़ी पत्तियों से केल सब्जी विकसित की। आणवीय विकास अब हम देखें तो कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए में होने वाला परिवर्तन प्रोटीन में परिवर्तन करता है और ये परिवर्तन नई नई पीढ़ीगत संतानों में संचित होते हैं। प्राचीन समय में कब डीएनए में परिवर्तन हुआ और यह परिवर्तन अन्य किस परिवर्तन से भिन्न है, ये जानने के लिए आणविक जाति वृत्ति उपयोगी है। आणविक जाति वृत्त विकासीय संबंधों को खोजते हैं और विभिन्न जीवों के बीच जाति वृत्त द्वारा स्थापित संबंध वर्गीकरण को सुमेलित होते हैं। तो इस तरह आणविक जाति वृत्त विकास को समझने में कैसे उपयोगी है देखा। अब कुछ प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों जो किताब में दिए हैं, उनकी चर्चा करें। तो उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिसका उपयोग हम दो स्पीसीज यानी कि दो जाति के विकासीय संबंधों का निर्धारण करने के लिए करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने पाठ में समजात अंग जब समझा था तब आपको पता हो गया अब यहाँ कि समजात अंग ऐसे हैं जो विविध दो स्पीसीज या जातियों के बीच विकास का संबंध निर्धारण करते हैं। उदाहरण में हमने देखा था जलचर स्थलचर में मेंढक, सरीसृप पक्षी सरीसृप में छिपकली, विहग में पक्षी और सस्तन में मनुष्य में उपांग विविध कार्य करने के लिए रूपांतरित है, परंतु इनकी रचना समान है। तो इस तरह समजात अंग के द्वारा हम दो जाति के विकासीय संबंध निर्धारित कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कह सकते हैं या नहीं, और क्यों? तो तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग नहीं कह सकते क्योंकि चमगादड़ के पंख की रचना अलग है और तितली के पंख की रचना भी अलग है। कार्य इनका समान है पर रचना समान नहीं है। आगे हम देखें जीवाश्म क्या है। तीसरा प्रश्न, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? तो भूतकाल के पादप एवं जंतु के मृत शरीर के अंग
या छाप जीवाश्म हैं, जीवाश्म विकास के कारक हैं। इनके अध्ययन से प्राचीन एवं वर्तमान सजीवों के बीच यानी उस समय के दौरान विकासीय संबंध खोज सकते हैं। तो इस तरह इन प्रश्नों की हमने चर्चा की और इसके साथ विद्यार्थी मित्रों यह पाठ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। जिन जिन मुद्दों की हमने चर्चा की है उन्हें बार बार सुनें, कॉपी में लिखें और तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।